आकाश सर। आकाश। तो आकाश जो है सूक्ष्म अवस्था में होता है या स्थूल अवस्था में होता है? हम्म जो वहां पे आकाश इत्यादि उत्पन्न हुए हैं, तो सूक्ष्म अवस्था में या फिर स्थूल अवस्था में? किस अवस्था सर में? स्थूल सूक्ष्म। अवस्था में। स्थूल अवस्था में डायरेक्ट। सूक्ष्म। ध्यान रखिएगा, जो आपने इससे पहले जो आकाश से वायु इत्यादि जो 5 प्रकार के तत्व आपने उत्पन्न देखा, वो बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में होता है। ठीक है, उन्हें आप अनुभव कर सकते, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो स्थूल बनाने के लिए, ठीक है, तो पंचीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जो है, जो 5 सूक्ष्म अवस्था वाले आकाश इत्यादि उत्पन्न हुए थे, जिसके द्वारा ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय इत्यादि उत्पन्न होते हैं, ठीक है, अलग अलग अंशों के द्वारा। तो पंचीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, जो 5 प्रकार के जो सूक्ष्म अवस्था वाले आकाश इत्यादि उत्पन्न हुए थे, उससे जो है स्थूल रूप देने के लिए, स्थूल रूप में कैसे वो कन्वर्ट होता है, बदलता है, इसके लिए एक सिद्धांत वो देते हैं, जिसको कहते हैं पंचीकरण प्रक्रिया, जिसमें पांचों तत्व आपस में मिलकर जो है थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अंश लेकर, अभी देखेंगे हम लोग कितना अंश दूसरे में शामिल होता है, उसके द्वारा जो सूक्ष्म अवस्था वाला जो आकाश इत्यादि होता है, वो स्थूल रूप में कन्वर्ट हो जाता है। स्थूल का मतलब, स्थूल और सूक्ष्म में क्या अंतर है, बेसिक अंतर क्या है? हम्म अभी आप लोग जो है किस रूप में है, स्थूल रूप में है या सूक्ष्म रूप में है? ये स्थूल रूप में। हाँ, इसका क्या मतलब समझते हैं आप लोग? बताओ वे बच्चों। सूक्ष्म तत्वों को हम अनुभव कर सकते हैं और स्थूल को हम देख देख भी भी सकते हैं। बहुत बढ़िया, टच भी कर सकते, फील भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पंचीकरण प्रक्रिया में क्या करना होता है, सूक्ष्म अवस्था में जो आकाश इत्यादि उत्पन्न हुए थे, उन्हें जो है पंचीकरण प्रक्रिया के माध्यम से स्थूल रूप कैसे दिया जाता है, इसके लिए एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं पंचीकरण प्रक्रिया। अब इसमें आपको एक चीज याद रखना, जब जब मैंने आपको बोला था कि इसे क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है, तो सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है सूक्ष्म अवस्था में? ऐसा कौन सा पार्ट है या ऐसा कौन सा तत्व उत्पन्न होता है सूक्ष्म अवस्था वाला, बताओ? भैया आकाश। आकाश से? आकाश। आकाश से क्या उत्पन्न आकाश हुआ? से वायु। हाँ, वायु से? वायु। वायु से वायु तेज से अग्नि। अग्नि। वायु से तेज या अग्नि, अग्नि से तेज से जल। जल। जल, जल से पृथ्वी। पृथ्वी। बहुत चलो, तो ये क्रम आप लोग याद रखेंगे। अब जो ऊपर वाला जो कोटेशन आप इसमें देख रहे हैं, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। सही हो जा भाई, देखो यहाँ पे ये जो कोटेशन है, सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ ठीक है, ये कोटेशन, इसका भावार्थ क्या है, कोई बताना चाहेंगे? थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है यहाँ पे आएगा। हाँ, आप लोगों द्विधा ने, विधाय चैकम चतुर्धा प्रथम पुनः, मतलब पहले हाँ 2 भागों में कीजिए, फिर उसका चौथा भाग लीजिए। हाँ, सबसे पहले क्या करना है, जितने भी ये जो सिंबॉलिक फॉर्म में है यहाँ पे, ठीक है, कि जितने भी सूक्ष्म अवस्था में जो आकाश से लेकर पृथ्वी तक उत्पन्न है, उनको क्या करो, हाफ कर दो। ठीक है, सांकेतिक रूप से हाफ कर दिया, तो ये वाला भी पार्ट हाफ है, ये वाला पार्ट भी हाफ है। ठीक है, सबका हाफ कर दिया। थोड़ा सा मैथ वाला पार्ट आएगा यहाँ पे, और मुझे लगता है बेसिक मैथ तो सबको पता होगा। क्लियर है चीज है यहाँ तक? तो सबसे जी। पहले क्या है, प्रत्येक को 2 बराबर भागों में बांट दो, 2 बराबर भागों में बांट दिया, फिर चतुर्धा प्रथमम पुनः, और सबको जो है शुरुआत से लेकर सबका जो है उनमें से प्रथम, यानी एक वाला जो पार्ट है, 2 बराबर भागों में पार्ट करने के बाद दोनों में से किसी एक को जो है ना, उसको भी 4 भागों में बांट दो। ठीक है, जैसे कि 100 रुपये को जो है चौथा भाग क्या कहलाएगा, इसका 1/4 क्या कहलाएगा, बताओ? थोड़ा सा यहाँ पे 25। 25 रुपये, यानी आपने क्या किया, 25 सर। बहुत बढ़िया, तो आपने क्या किया, 100/4। ठीक है, उसी प्रकार से कि इन सूक्ष्म इत्यादि जो आकाश इत्यादि है, उनको 2 बराबर भागों में बांट दिया, उनमें से आधे वाले पार्ट को छोड़ दो, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कहीं एक्सप्लेन करना पड़े तो। ठीक है, आधे वाले प्रत्येक भाग को क्या कर देना, छोड़ देना, सभी का आधा भाग छोड़ देना है।
बाकी का जो आधा भाग ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, उसको क्या कर दीजिए 1/4 कर दीजिए। ठीक है, चौथा भाग कर दीजिए प्रत्येक को, यानी 1/2 को इसका चौथा भाग क्या कितना पार्ट कहलाएगा? 1/, 12%, 12.5%, 12.5%, हाँ 1/8 भाग। ठीक है, 12.5%। तो यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि ये जो है, देखो ध्यान से, हो सकता है आप लोगों ने बैचलर्स में भी आपने पढ़ा होगा इस तरह से। तो इसको 4 भागों में कर, थोड़ा सा ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, चल। मान लेना कि सेंटर से ही कटा हुआ है सब। ठीक है बच्चा लोग, यानी जब हमने इसे 2 बराबर भागों में बांटा तो उसमें से प्रत्येक का हाफ भाग को कुछ नहीं करना, छोड़ देना है, और आधे भाग को क्या कर देना, चौथा 1/4 भाग में कन्वर्ट कर देना। तो ये प्रत्येक क्या हो गया, 1/8 भाग, 1/8 भाग, 1/8, सबका 1/8। ठीक है ना? अब सबको ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। ऐसे आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस आपको बस समझाने के लिए इस तरह से किया है मैंने। ठीक है, जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से जो पूछा जाएगा वो सर मैं 1/8 कैसे हो गया? 1/8, बहुत बढ़िया। देखो पूरा भाग कितना था, 1 था ना टोटल, ये पूरे को देखा जाए। ठीक है, ये 1 अच्छा, था, हाँ। इसको हाफ कर दिए, ये भी हाफ, ये भी हाफ। अब हाफ को भी 1/4 में कन्वर्ट करना है, हाफ को भी 4th भाग में कन्वर्ट करना है। जैसे कि 100 का 4th पार्ट क्या कहलाता है, 25 कहलाता है ना, तो जितना पार्ट करना उसे भाग कर देते हैं। जी तो जी, ये क्या हाँ, हो जाएगा, हाँ। 8 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर जो ऊपर चला जाएगा, तो 1/8 भाग, तो सब 1/8 भाग है। ठीक है, तो ये सब आप डीआई वगैरह में पढ़ते होंगे वहां पे कि कैसे वो होता है। चलो, मेनली आप ये समझना कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है आपको, ये बस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यदि किसी को बताना पड़े या पढ़ाना पड़े तो आप इस चीजें ऐसे भी बता सकते हो। देखो तो कैसे हम यहाँ पे सूक्ष्म अवस्था वाला जो आकाश है, वायु है, तेज है, अग्नि है, या फिर जल है या पृथ्वी, इसको जो है कन्वर्ट कर दें स्थूल अवस्था वाले आकाश इत्यादि में। तो सब इसका नियम कहते हैं कि सबको क्या कर दो, जितना भी पार्ट है पांचों पार्ट को जो है 2 बराबर भागों में बांट दो। उन 2 बराबर भागों में से जो हाफ को बिल्कुल छोड़ देना है, और अगला जो हाफ है उसको जो है 4 भागों में बांट दो। 4 भाग में हमने बांट दिया तो 1/8, 1/8, 1/8 इस तरह से हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जो अभी मैंने हिंदी में कहा वही चीज यहाँ पे जो संस्कृत शब्द में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद अब इसमें देखो यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे ये सूक्ष्म आकाश है। ठीक है, इसी तरह से सूक्ष्म वायु है, सूक्ष्म तेज। अब हमें स्थूल आकाश बनाना है, स्थूल आकाश। तो क्या करना होता है इसमें कि 1/2 भाग जो है ना सूक्ष्म आकाश ग्रहण करना चाहिए। ठीक, प्लस सबका 1/8 भाग। ठीक है, सबका 1/8 भाग इसमें वायु का आ जाएगा, 1/8 भाग तेज का आ जाएगा, 1/8 भाग जल का आ जाएगा, और 1/8 भाग पृथ्वी का आ जाएगा। और सबको ऐड करोगे ना, एल्शियम वगैरह इसमें आपको लगेगा थोड़ा सा, 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/8। चलो जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। देखें आज आप लोगों ने कितना मैथ आप लोगों ने सीखा है। चलो बताओ यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। 50% आएगा, 50। 50% आएगा। नहीं, टोटल आएगा 101। हाँ देखो देखो करके बताओ ऊपर क्या आएगा। एक 1 आएगा, 1। नहीं आंसर नहीं बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ टोटल कितना आएगा। एलसीएम लेके बताओ कितना आएगा, ऊपर नोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, और फाइनल आंसर क्या आएगा। देखे जरा आज कितना आप लोगों ने मैथ सीखा है। भैया इसका आंसर मैथमेटिक्स में देना या फिर इसके आंसर के रूप में देना? नहीं पहले यही वाला बताओ, इसको ऐड करने पे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यानी अंश और हर में क्या आएगा, उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो बताओ। सभी करके बताइए जल्दी से।
इतना टाइम लगेगा? बच्चा लोग जल्दी करो। 39। 39? कैसे 39 नीचे है? 8। ये 8 दो, ठीक है नीचे। 2 है, सर 8 8 है। अपॉन 8 आएगा, 1 आएगा आंसर। बहुत बढ़िया, 8 अपॉन 8 8 अपॉन 8 आएगा। इक्वल टू 1। यहाँ सब क्या है? यहाँ 2 है, 8 8 8 8 है सब। ठीक है, 2 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, फिर एलसीएम करके फिर आप उसमें देख सकते हो कैसे आपको यहाँ पे 8 आया। तो 8/8 आया, तो यानी फाइनल 1। ये जो 1 है यही जो है सदानंद कहते हैं यही आपका क्या बन गया? स्थूल आकाश बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से यदि आपको स्थूल वायु बनाना है तो सूक्ष्म वायु का हाफ पार्ट लेंगे, यानी खुद का आधा पार्ट ही लेंगे, सूक्ष्म अवस्था वाला आधा पार्ट लेंगे वायु का जिसका भी निर्माण करना है। उसके बाद आधे वाला जो पार्ट है उसको छोड़कर बाकी का जो है सबका 1/8 भाग इसका ले लेंगे तेज का, फिर 1/8 भाग जल का, यानी खुद का हाफ पार्ट लेकर बाकी सबका 1/8 भाग को अगर यदि सबको जोड़ दोगे तो सब क्या बन जाएगा? खुद का स्थूल बन जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे कहा गया है। देखो यहाँ पे कि सबसे पहले क्या करेंगे? 2 भागों में बांटेंगे, दोनों में से जो है एक भाग को 2 बराबर भागों में बांटने के बाद उनमें से किसी एक भाग को 4 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, 4 बराबर भागों में बांटने के बाद स्व स्व इतर द्वितीयांश और अपने द्वितीयांश यानी 1/2 भाग को छोड़कर, ठीक है, बाकी जो भाग बच रहा है इसमें उसमें योजनात पंच पंचते, इसमें जो है अन्य जो बच रहे हैं उसमें से जो है सबका जो है पार्ट ऐड कर देना है। तो वही 1/8 1/8 कर देंगे तो 5 भाग टोटल हो जाता है। इस तरह से जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो आपका एक आंसर आएगा हर हाल में। वही एक क्या होता है? जिसका भी आप निर्माण करेंगे वो स्थूल अवस्था वाला तत्व कहलाता है। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कभी भी आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है? एक तो ये कोटेशन ध्यान रखना, पूरा कंठस्थ कर लो। ठीक है, दूसरा सिंपल एक लाइन दे दे या फिर दोनों दे दे या नीचे वाला दे दे। तीसरा क्वेश्चन ये कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए किस ग्रंथ में वर्णन है, ठीक, या किसने कहा है। उसके बाद क्या और पूछा जा सकता है कि ये जो है कौन सी प्रक्रिया है? पंचीकरण प्रक्रिया है, षष्टीकरण प्रक्रिया है, ठीक है, या कोई और प्रक्रिया नाम दे दे आपको। तो ये ध्यान रखिए पंचीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, बस ये 3-4 टाइप का क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में पूछा गया, सिर्फ डायरेक्ट कोटेशन देकर पूछा गया कि ये क्या है। ठीक है, और एक बार ये भी पूछा गया था कि ये किस ग्रंथ में वर्णन है, बस। ठीक है, तो कोटेशन ध्यान रखना। बाकी जितना भी डिटेल में हम लोगों ने देखा कैसे 1/8 भाग कैसे, तो वो जो है मैथमेटिकल पार्ट है, तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब इसमें मुझे ये बताओ कि आकाश में कौन सा गुण होता है? शब्द। शब्द। बहुत बढ़िया। वायु में स्पर्श। सिर्फ स्पर्श होता है कि उसमें और कुछ भी होता है? वायु का स्पर्श ही होता है। उसके अतिरिक्त और कोई गुण होता है उसमें? शीतल, ठंडा। ठंडा नहीं। शीतल होती है ना वायु। भैया उसमें सबके आधे आधे वाले भी होंगे ना। ये आप लोगों ने तर्क संग्रह या तर्क शीतलता तो जल में नहीं है। आपने जो है तर्क संग्रह ध्यान नहीं आप लोग को कि आकाश में हाँ शब्द है, तर्क संग्रह शब्द शब्द है। गुणकम आकाशम। हाँ, तो वायु में क्या होता है? शब्द भी होता है और स्पर्श भी होता है, लेकिन मेन गुण उनका क्या होता है? स्पर्श होता है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि वायु का हाफ पार्ट ऐड होता है उसमें, अधिकतर सबसे लक्षण ज्यादा। है। हाँ, तल आवाज ब्रेक हो रही है आप लोग की। हाँ, इधर देखो, तेज में ब्रेक हो रही है आकाश। विशाल आपकी आवाज। हाँ देखो यहाँ पे, देखो तेज जो है, तेज में क्या क्या कौन कौन से गुण होता है? तेज को आप क्या क्या महसूस करते हैं उसमें? तेज में रूप होता है सर। रूप भी होता है और मेन गुण तो रूप होता है, उसके साथ साथ और क्या होता है? तेज रूप और स्पर्शवत। हाँ, रूप और स्पर्श। और कुछ होता है? और कुछ इसमें ऐड होगा? शब्द भी होता है। बहुत बढ़िया। जल में? नहीं।
जल में क्या जल में क्या रूप क्या होता है, रस होता है, शब्द होता है। हाँ, रस, रस और शीतलता। शब्द। और पृथ्वी में गंध, ये गंध सब होता है। गंध, यानी पूर्ववर्ती चार सभी। तो इसमें आप ये क्रम यदि याद रखोगे ना, शब्द को छोड़कर हाँ, तो यदि आप एक याद रखोगे, ठीक है, ये क्रमबद्ध तरीके से कि सबसे पहले आकाश, आकाश के बाद वायु, तो प्रत्येक जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो उसमें पहले वाले का जो गुण होगा उसमें ऑलरेडी इसमें भी गुण दिखाई देगा। वायु से जैसे अग्नि बना तो अग्नि का खुद का गुण तो होता ही है, साथ ही साथ जिससे उत्पन्न हुआ है अपने से पूर्ववर्ती जो भी तत्व है उसका भी गुण इसमें रहेगा। जैसे आप इसे आप देख सकते हो, जैसे आपके माता पिता हैं, ठीक है, माता पिता से उत्पन्न जो संतान है, ठीक है, तो संतान के जो है जो लक्षण है या फिर जो जीन है वो माता पिता से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिखाई देता ही है। तो इनकी जो संतानें होंगी तो उनका जो लक्षण है, कई बार आपने देखा होगा कि माता पिता से फेस नहीं मिल रहा है, दादा दादी से फेस मिल रहा है, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पे भी, इस तरह से आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे ये आगे तत्व का निर्माण हो रहा है वो अपने से पूर्ववर्ती जो भी तत्व उत्पन्न हो चुका है तो उससे संबंधित गुण भी उसमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये समझने के लिए इसी बात को जो है नीचे आप देखो कोटेशन में कि आकाश में क्या होता है, सिर्फ शब्द होता है, वायु में शब्द और स्पर्श दोनों होता है, अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप तीनों होता है, जल में जो है शब्द स्पर्श रूप रस, और पृथ्वी में पांचों गुण होते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, एक क्रमबद्ध तरीके से याद कर लोगे और सबका अपना अपना मेन गुण तो होता ही है, साथ ही साथ अपने से पूर्ववर्ती जो भी तत्व उत्पन्न हुआ है उसके भी गुण उसमें शामिल होते हैं। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये कोटेशन ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ किससे क्या उत्पन्न हो रहा है, कौन किसको उत्पन्न कर रहा है और उसमें कौन कौन सा गुण विद्यमान होता है। ये वाला कोटेशन के रूप में आप नीचे वाला ये डायग्राम याद रख लेना, और साथ ही साथ आकाश इत्यादि में क्या है, वायु में क्या क्या होता है, जल में क्या है, पृथ्वी में क्या है, ये जो है ध्यान रखिए, ठीक है बच्चा लोग। जी। अब जो है यहाँ पे स्थूल सृष्टि का निर्माण हो चुका है, यानी ऐसी सृष्टि इस संसार में जिसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी स्थूल सृष्टि से भौतिक सृष्टि कह सकते हैं हम जिसे। हाँ बिल्कुल कह सकते भौतिक हैं। सृष्टि। हाँ, तो यहाँ पे स्थूल सृष्टि का निर्माण हो चुका है, यानी स्थूल रूप में आकाश उत्पन्न हो चुका है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब दिखाई दे रहा है हमें। अब उसी से, ठीक है, आगे फिर और भी बहुत सारे जो संसार उत्पन्न हो रहा है, यानी जो पंच महाभूत जिसको हम लोग कहते हैं, उससे और स्थूल सृष्टि के रूप में और क्या क्या उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 7 प्रकार के ऊर्ध्व लोक, आपने वहां पढ़ा होगा सिर्फ सांख्य कारिका में कि ऊर्ध्व लोक में कौन सा गुण प्रधान होता है, कौन बताएंगे? सांख्य कारिका के अनुसार ऊर्ध्व लोक में कौन सा गुण सबसे ज्यादा मतलब उसमें होता है? सात्विक। सात्विक, बहुत बढ़िया। और अधोलोक में? तामसिक। और मध्य लोक में? तो मेरा जो गुण चलो, रजोगुण सर। हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि जो है यहाँ पे एक कोटेशन, हाँ देखो यहाँ पे जो अभी आप नीचे देखोगे ना डायग्राम में, यही चीज यहाँ पे संस्कृत में कोटेशन के रूप में लिखा हुआ है कि इसी पंच महाभूतों से जो है 7 प्रकार के ऊर्ध्वलोक, 7 प्रकार के अधोलोक, संपूर्ण ब्रह्मांड, ठीक है, 4 प्रकार के स्थूल शरीर इत्यादि उत्पन्न होता है। पहले डायग्राम देख लीजिए, फिर इसके हम लोग चर्चा करते हैं। तो 7 प्रकार के ऊर्ध्वलोक, भू स्व महाजन तप सत्यलोक, भूलोक भुवलोक स्वलोक महाजन तप सत्य, इसे आप लोग क्रमबद्ध तरीके से याद रखेंगे, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन है आप सभी से, वेदांत सार के अनुसार सत्यलोक की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? उपासना कर, उपासना। और पितृलोक? वो नित्य आदिकर्म, नित्य प्रायश्चित। विद्या। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो याद आ रहा है ना हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था ये सत्यलोक पितृलोक, किस संदर्भ में पढ़ा था? चलो ये बता दो। वो कर्म के 6 प्रकार। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 7 प्रकार के ऊर्ध्वलोक होता है, 7 प्रकार के अधोलोक, अतल है यहाँ पे, अटल नहीं है, अतल ध्यान कर लेना, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पताल। पताल लोक
तो अभी हमने रघुवंशम के संदर्भ में कुछ पढ़ा था इन 7 लोकों में से, अधोलोक में से। रघुवंशम के संदर्भ में क्या पढ़ा था हमने? पाताल लोक के विषय में पढ़ा था। जी भैया। हाँ, तो क्या पढ़ा था वहां पे रघुवंशम के संदर्भ में? पाताल लोक के विषय में किसके संदर्भ में वहां पे वर्णन आया था? कामधेनु के संदर्भ में आता कि कामधेनु जो है पाताल लोक में गई है। कहाँ गई है? पढ़ा था कि वो पढ़ा था, याद आ गया। याद आ गया? मुझे याद है हमने पढ़ा था कि वो, मैं बताता हूँ। हाँ, बताओ। कामधेनु पाताल लोक है, राजा वो वरुण देव का यज्ञ संपन्न कराने, बहुत और उनके घर के पाताल लोक की रखवाली नाग करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 7 प्रकार के ऊर्ध्व लोक। आ रही, मैंने सुन लिया। आवाज आ रही है? आ रही विशाल। 7 प्रकार के ऊर्ध्व लोक, 7 प्रकार के अधोलोक और 4 प्रकार का स्थूल शरीर। ठीक है, यानी उस पंच महाभूत जो सबसे पहले सूक्ष्म अवस्था में था, अब वो स्थूल अवस्था में आ गया, तो उन्हीं पंच महाभूतों से सबसे पहले 7 प्रकार के ऊर्ध्व लोक, 7 प्रकार के अधोलोक का निर्माण होता है। उसके बाद 4 प्रकार का स्थूल शरीर। ये 4 प्रकार के स्थूल शरीर कौन कौन से? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ये 4 प्रकार के स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इन्हें हम बारी बारी से यहाँ पे पढ़ेंगे। जरायुज किसको कहते हैं? किसको? सर मनुष्य लोगों को जरायुज कहते हैं। हाँ, यानी मनुष्य, पशु, गण। तो जरायुज का यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कि जो अपने समान संतान की उत्पत्ति कर सकते। हाँ, तो जरायुज का यहाँ पर लक्षण है, देखो सुजाता पढ़ना इसको। जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्य पक्ष आदिनि। क्या मतलब? बता। मतलब जरायु से जो उत्पन्न होता है, जैसे मनुष्य, पक्षी इत्यादि, वो हाँ, जरायुज कहा जाता है। बहुत बढ़िया। यानी जो अपने समान संतान की उत्पत्ति करे वो जरायुज कहलाता है। तो इन्हें भी आप लोग को क्या करना है? क्रमशः। जर का अर्थ होता है जो निश्चित रूप से एक उसकी जो है कभी ना कभी वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए। ठीक है, बहुत सारे इसके अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कि इसमें जरायु का अर्थ होता है जरायु का अर्थ गर्भ से जन्म वाला, झल्ली से जन्म वाला। हाँ, देखो यहाँ पे एक तो आपको स्थूल शरीर में क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है कि सबसे पहले क्या है, जरायुज है या फिर अंडज है या स्वेदज है। ये क्रम में वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कौन, और इसका साथ ही साथ एग्जाम्पल मनुष्य, पशु इत्यादि जो है सब जरायुज है। ठीक है, गर्भावस्था से उत्पन्न होने वाले जो भी जीव जंतु हैं वो सब क्या है? जरायुज है। पहला हो गया स्थूल शरीर, जरायुज। दूसरा अंडज, जैसे कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, जो अंडे से उत्पन्न होने वाले जो जीव जंतु हैं वो क्या हो गया? अंडज। ठीक है, जिसमें पक्षी इत्यादि, नाग इत्यादि आते हैं। ठीक है, तीसरा है स्वेदज। हाँ जी, क्या मतलब होता है? पसीने से, श्वेत से उत्पन्न होने वाले जो भी है, गंदगी इत्यादि से उत्पन्न होने वाले वो सब क्या है? स्वेदज स्थूल शरीर कहलाते हैं। उसमें युक, मशक। युक का मतलब क्या होता है? मशक। हाँ जी, कौन बताएंगे? सर मशक का मतलब होता है मच्छर। हाँ, युग का और मतलब? युग मतलब एक छोटा सा प्राणी होता है, जल में रहता है, वो छोटा छोटा। जू, मच्छर और जू। ठीक है, तो देखो यानी जो गंदगी से, शरीर के पसीने से जहाँ पे जो उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? स्वेदज। ठीक है, एग्जाम्पल युक और युक, मशक इत्यादि, मच्छर, जू जिसको कहते हैं। और अंतिम है चौथा स्थूल शरीर, उद्भिज। उद्भिज क्या होता है? यहाँ पे क्या देख रहे हो आप लोग? सर उद्भिद, हाँ, पेड़ पौधे जितने भी है ना, ये क्या उद्भिज, यानी भूमि, यानी भूमि को या पृथ्वी को जो है भेद करके, ठीक है, जो बाहर जिसकी जड़ें जो है पृथ्वी से लगी हुई हैं वो सभी क्या उद्भिज कहलाते हैं। एग्जाम्पल लता, वृक्ष इत्यादि पेड़ पौधे, ये सभी कहलाएंगे उद्भिज। तो ये 4 प्रकार के स्थूल शरीर, 7 प्रकार के अधोलोक, 7 प्रकार के ऊर्ध्वलोक। ठीक है, ये और जितना भी सारा संसार या फिर ब्रह्मांड है ये सभी क्या है? इतभ्य पंचकृतभ्य, यानी इन्हीं पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ उसी के अंतर्गत जो 4 प्रकार का स्थूल शरीर है, ठीक है, वो सभी इसी से उत्पन्न हुआ है, पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो पंच महाभूतों से उत्पन्न होने वाले क्या क्या चीज है उसे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले
7 प्रकार के ऊर्ध्वलोक, उसके बाद 7 प्रकार के अधोलोक, उसके बाद जो है संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और ब्रह्मांड के अंतर्गत ही 4 प्रकार के स्थूल शरीर का निर्माण होता है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? जी भैया। अब जैसे कि आप लोगों ने वहां पे देखा था कि सूक्ष्म शरीर जो है इसके जो है कोष त्रय के आधार पे आपने देखा था, कोष त्रय के आधार पे समष्टि रूप में कौन क्या कहलाता है, ठीक है, और व्यष्टि रूप में कौन क्या कहलाता है। कोई बताएंगे कि सूक्ष्म शरीर समष्टि रूप में क्या क्या कहलाता है, उसका क्या अर्थ है या उसका नाम क्या है? सूक्ष्म शरीर समष्टि रूप में क्या होता है, उसका नाम क्या है? कौन बताएंगे? और व्यष्टि रूप में सूक्ष्म शरीर क्या होता है? क्या हो, कोई नहीं बता? वृक्ष और जल होगा व्यष्टि। नहीं, मुझे एग्जांपल नहीं चाहिए, मुझे उसका नाम चाहिए कि सारे सूक्ष्म शरीर को एक मान लिया जाए। एक तत्व। हाँ, तो क्या हो, उसका नाम क्या बन जाता है? एक तत्व समष्टि। नहीं, वो नाम है उसका, एक नाम है वहां पे कि सारे एक तत्व विवक्षा। नहीं, सारे विज्ञान में कोष आधारित जो सूक्ष्म शरीर है सबको एक मान लिया जाए तब वो क्या बनेगा? सारे मनमय आधारित सूक्ष्म शरीर को एक मान लिया जाए तब क्या बनेगा? सारे प्राणमय कोष को, यानी सभी सूक्ष्म शरीर के प्राणमय कोष को एक मान लिया जाए, समष्टि रूप में मान लिया जाए, तब उसका क्या नाम हो जाता है? ये हम लोगों ने पढ़ा है ना कुछ क्लास पहले ही। क्या होता है बताओ? हाँ नितिन है आज? हाँ मोनिका बताओ। सारे मनोमय आधारित जो सूक्ष्म शरीर है इसको समष्टि रूप में क्या कहेंगे? और उसी प्रकार से विज्ञान में आधारित सूक्ष्म शरीर, इसको समष्टि रूप में क्या इसका नाम हो जाता है? और तीसरा है ये ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रियों की बात हो रही है क्या? नहीं, सूक्ष्म शरीर की बात की जा रही है कि यदि सारे सूक्ष्म शरीर को समष्टि रूप में अगर देखा जाए तो उसका क्या नाम हो जाता है? शायद लास्ट उस क्लास में आप शायद थे नहीं आकाश। हाँ, कौन बताएंगे? कोई भी नहीं बताएंगे आज? सर मनोमय कोश में पूछ रहे हैं क्या आप कि मनोमय कोश में तो मन प्लस पंच कर्मेंद्रियां होती, ज्ञानेंद्रिय। तो सारे सूक्ष्म शरीर के मनोमय कोष को एक मान लिया जाए तो ऐसा सूक्ष्म शरीर क्या कहलाता है समष्टि रूप में? इसका एक पार्टिकुलर ईश्वर कैसे कहलाएगा बालक? इसका मतलब वैश्वानर तो स्थूल शरीर का है, मैंने सूक्ष्म शरीर का पूछ रहा हूँ ना। इसका मतलब आप लोग रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने बहुत बताया था ना, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्राण, सारे जो है विज्ञान में कोष को जो है सूक्ष्म शरीर के संदर्भ में समष्टि रूप में क्या कहलाएगा? सूत्रात्मा। मनमय कोष आधारित जो सूक्ष्म शरीर है यदि समष्टि रूप में देखा जाए तो हिरण्यगर्भ कहलाता है। प्राणमय कोष आधारित जो सूक्ष्म शरीर है उसे समष्टि रूप में देखा जाए तो प्राण कहलाता है। लेकिन यही सूक्ष्म शरीर को जो है यदि हम समष्टि रूप व्यष्टि रूप में देखेंगे तो क्या कहलाता है? तो भैया आनंद में कोश को अगर का समष्टि रूप क्या होगा? फिर आनंद का तो यहाँ पे दिया ही नहीं। आनंद का नहीं दिया गया है। सूक्ष्म शरीर में आनंदमय कोष नहीं होता है, 3 ही कोष होते हैं। ठीक है, वो प्राज्ञ में होता है, जीव में होता है, ईश्वर में होता है आनंदमय कोष, जो हमने पहले पढ़ा ही है। सूक्ष्म शरीर में 3 ही कोष होते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि सूक्ष्म शरीर को व्यष्टि रूप में क्या कहते हैं? तेजस कहते हैं। तो इसका मतलब आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, इसका मतलब यहाँ क्लास करते हैं लेकिन घर जाकर रिवाइज नहीं करते। कोई एक सिंगल बच्चा भी नहीं बता पाया। बताओ, आप लोग रिवीजन नहीं करते इसका मतलब? बताओ, आने वाले टाइम में 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद एग्जाम हो सकता है और आप लोग बिल्कुल इतनी छोटी सी बात को आप बता नहीं पा रहे हैं, कैसे काम चलेगा? सिलेबस है बिल्कुल समुद्र की तरह और आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इतना मेहनत किया जा रहा है सबके द्वारा।
हाँ मोनिका बताओ। सर मैं कल से तैयार करके बता दूंगी सर। ऐसे कैसे काम चलेगा मोनिका? हैं? तो आज मैं बाहर हूँ। तो आज बाहर हो तो आज ज्ञान जो है घर पे छोड़ के आ गए हैं? आकाश बाबू आप लोगों ने तो पहले भी पढ़ा हुआ है ये चीजें। क्या आकाश बाबू पढ़ाई लिखाई नहीं करना है? अब बोलेंगे नहीं आकाश। सुजाता ये बस एक क्लास पहले की बात है ये। यदि आप लोग रिवीजन करते भी ना यहाँ पढ़ने के बाद रात में एक बार देख भी लेते सीरियसली होकर तो चीजें आपको याद होती जरूर अच्छे से। हाँ सुजाता दीपिका क्या विचार है? अब माइक ऑन नहीं कर रहे फिर वीडियो ऑन करने के लिए कहूंगा फिर। हाँ सुजाता दीपिका बताओ। अब दीपिका सोच रही है कि सुजाता ऑन करे। हाँ बोलो बोलो। इसलिए नहीं कर पाए। बच्चा लोग करो अब रिवीजन शुरू करो थोड़ा सा। जितना कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है सांख्यिकी कारिका से लेकर अब तक जितना कुछ रिवीजन कीजिए ठीक है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है ना रघुवंशम में कि यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो विद्या समाप्त हो जाती है हैं? तो चीज़ों को आप लोग सीरियसली लीजिए। जितना आप सीरियसली लीजिएगा वो चीज़ आपका अपना हो जाएगा। अगर आप आज से शुरू कर दीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया सिर्फ क्लास ले रहे हैं और उसके बाद घर पर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो इस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। जो सुबह उठ के क्लास करते हो आते हो आप लोग फिर शाम में आते हो तो बिल्कुल ये बस क्लास तक ही फॉर्मेलिटी हो जाएगा आपके लिए मेरे लिए भी ठीक है ना। तो इस तरह का ना हो तो अच्छे से आप लोग टाइम दीजिए इस चीज़ के लिए पढ़ाई कीजिए अच्छे से। आज एक सिंगल बच्चा भी नहीं बता पाए कि वो उसको क्या कहते हैं समष्टि रूप में सर क्या कहलाएगा व्यष्टि रूप में। बहुत दुख की बात है। जितना डिटेल से बताया जा रहा है आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है। आगे से ध्यान रखिएगा सभी को। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक को कह रहा हूँ। अब मैं डांट नहीं रहा हूँ बिल्कुल जो फैक्चुअल चीज़ है वो बता रहा हूँ। अब अभी से रिवीजन रखेंगे तो एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा आपके ऊपर लोड नहीं होगा ठीक है ना। फिर उस टाइम आपको ज़्यादा चीज़ों को गहराई से पढ़ने का समझने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। फिर आप चीज़ों को बस पलटेंगे हाँ ये चीज़ हमने इस तरह से पढ़ा था ये यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है ऐसे क्वेश्चन बनेगा इस तरह से। तो थोड़ा सा जो है ये मास्टर्स का पेपर नहीं है ठीक है। कहानी आप थोड़ा सा पता हो तो आप थोड़ा सा बना के लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। यही दो ऑप्शन होता है वहाँ पे और एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ये चीज़ दोबारा ना हो गलती ठीक है। और रही बात पेपर की तो शायद देखो अगर पेपर होना होगा तो इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा नोटिफिकेशन। जून में यदि होने के यदि चांसेस बनता है तो नहीं तो जून के बाद जुलाई तक जा सकता है ठीक है। तो समय आप लोग को और ज़्यादा मिल जाएगा तो आप लोग अपने स्तर पर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और कुछ बच्चे मॉर्निंग में नहीं आ पा रहे हैं यदि कोई समस्या है मॉर्निंग में उठ नहीं पाते हैं या कुछ भी तो बता दीजिए ना। तो मॉर्निंग में जो चैप्टर चल रहा है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मॉर्निंग में आ नहीं रहे हो? सर मैं उठ तो जाती हूँ पर खाने वाला बनाने के चक्कर में मैं बिजी रहती हूँ सर अभी। कब तक बिजी रहोगे? सर मम्मा 2 तारीख को आएंगे तब तक तो मेरे को पापा का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। अच्छा तो फिर रिकॉर्डिंग क्लास क्यों नहीं बोलते हो? रिकॉर्डिंग क्लास क्यों नहीं देखते हो? सर मैंने कल बोला था आपको। अच्छा